हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। मेरा नाम है मधु और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ लूसेंट सीरीज में, जिसमें हम पूरे लूसेंट कवर कर रहे हैं पेज बाय पेज, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। मॉडर्न हिस्ट्री में आज जो हमारा लेक्चर है वो है भारत के जो गवर्नर जनरल हुए हैं उनके बारे में। मतलब आप देखेंगे लूसेंट में पूरा एक जगह पे जितने भी गवर्नर जनरल और उसके बाद वायसराय हुए हैं सब एक लाइन से दिए हुए हैं। हमने उसके पहले वाला जो पोर्शन है, जैसे कि आपका आंग्ल मराठा वाला तो आपके मध्यकालीन में ही ऐड कर दिया है। उसके अलावा आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, उसके अलावा फ्रांसीसी के साथ जो युद्ध होते हैं और यूरोपीय कंपनी भारत में कैसे आती हैं, सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। जितनी चीजें आपको लूसेंट में मिलेंगी मैं पेज बाय पेज, फैक्ट बाय फैक्ट आपको बता रही हूं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप शुरू से लेके अभी तक कंटिन्यू देखेंगे तो आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। कंटिन्यू जरूर रखिएगा सारी चीजें, जिससे आपको एक कनेक्टिविटी बनी रहे और अच्छे से समझ में आए। आज जो हमारा लेक्चर है वो कहाँ से शुरुआत हो रही है कि भारत में जो आपके गवर्नर जनरल रहते हैं। अब थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि यहाँ पे गवर्नर जनरल होता क्या था और जो आपकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में गवर्नर जनरल क्यों बना के भेज रही थी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं किस चीज से, आपके अंग्रेजों के बारे में। भारत में मैंने आपको बताया सबसे पहले जो इलाका था जो कि कैप्चर करना चालू किया अंग्रेजों ने, वो कौन सा था, वो आपका था बंगाल वाला इलाका। ठीक है, बंगाल, बिहार। यहाँ पे सबसे पहले होगा आपका प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का जो आपका युद्ध होगा उसमें जब अंग्रेज जीत जाएंगे तो यहाँ पे बंगाल वाले इलाके में अपना आदमी रख देंगे, है ना, मीर जाफर रख देते हैं, अपना आदमी जो है उसको नवाब बना देते हैं। उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद आपका कौन सा होता है, बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, और बक्सर के युद्ध में आपको भी पता है कि आपका अवध वाला जो नवाब था, उसके अलावा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, उसके अलावा जो आपका बंगाल का नवाब था, ये सब मिलके क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ और हार जाते हैं। तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में जो आपका बंगाल वाला इलाका है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगह की जो दीवानी है, याद रखिएगा, इन तीनों जगह की जो दीवानी है वो किसे प्राप्त हो जाती है, वो प्राप्त हो जाती है अंग्रेजों को। दीवानी मतलब यहाँ पे हम रेवेन्यू कलेक्शन की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन की बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, कलेक्ट कर सकते थे। अब इमेजिन हमें क्या करना है कि हमारी भारत की रिलायंस कंपनी है, जाती है युगांडा व्यापार करने के लिए, लेकिन युगांडा में धीरे धीरे कब्जा करना चालू कर देगी। ठीक है, जब चालू करेगी तो उसको एक एरिया का मान लीजिए मिल जाता है क्या, कंट्रोल, कि आप वहां पे टैक्स वसूल सकते हो। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है, वैसे ही मान लीजिए रिलायंस कंपनी को युगांडा में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया, है ना। तो अब कितना ज्यादा अच्छा होगा कि वो व्यापार तो कर ही रही है, पैसे कमा रही है रिलायंस, साथ ही साथ में वहां पे जो लोग भी हैं, खेती कर रहे हैं, कोई अलग औद्योगिक मतलब जो भी आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टैक्स किसको दे रहे हैं, रिलायंस को दे रहे हैं। सेम यहीं पे आपको रिलायंस की जगह ईस्ट इंडिया कंपनी सोच कर रखना है, और जो युगांडा में वो कब्जा कर रही है, सेम ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में कब्जा कर रही थी। ठीक है, तो आप थोड़ा आज के टाइम पे कंपेयर करके चलेंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे जब ये एरिया इनके पास दीवानी आ जाती है, उस टाइम पे पहला जो आपका गवर्नर बनता है बंगाल का, वो रहता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये जो आपका क्लाइव रहता है वो सोचता है कि यार यहाँ हमें क्या करना है, टैक्स वसूलना है, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहते। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मान लीजिए आज के टाइम पे आप देख रहे हैं पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था बनाकर रखती है ना, सरकार उसके अलावा देखती रहती है कहाँ पे कौन सा कानून लागू होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, कानून व्यवस्था जो है उसको मेंटेन करके रखना भी एक काम है, टैक्स कलेक्ट करना, कर कलेक्ट करना एक अलग काम है। तो अंग्रेजों का क्या था, अंग्रेज क्या थे, याद रखिएगा पूरे टाइम जब हम पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है जो आपके अंग्रेज थे, मतलब जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ये व्यापारी थे, ये व्यापारी थे। ये जो काम कर रहे थे सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि इनको ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके, लाभ हो सके। तो आप जितनी चीजें अभी पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या एस्टेब्लिश किया,
वो बैकग्राउंड में हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये व्यापारी थे, ये ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते थे। तो चाहे हम रॉबर्ट क्लाइव की किसी भी चीज की बात करें, मतलब उसने जैसे आपका द्वैध प्रणाली स्टार्ट की है ना, तो ये क्यों स्टार्ट की होगी, सब में आपको दिमाग में रखना है कि भाई पीछे ना कहीं उनका प्रॉफिट की तरफ दिमाग चल रहा था। ठीक है, सबसे पहला जो है यहाँ पे आता है आपका रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका इलाका था, ये एक इलाका था, यहाँ पे बहुत सारा बक्सर के युद्ध के बाद एरिया अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है। याद रखिएगा, कंट्रोल में आता है, सीधे सीधे रूल नहीं करने लग गए थे। उन्होंने नवाब बना रखा था कि भाई तुम काम करोगे। ये अलग बात है कि नवाब को हैंडल कौन कर रहा था, कंट्रोल कौन कर रहा था, अंग्रेज कर रहे थे। तो एक ये वाला इलाका था, तो आप इसका कलकत्ता जो है मेन हेड मान सकते हैं, मुख्य लोकेशन जो है सेंटर। नीचे साइड वाले में आपको भी पता है कि मद्रास जो है इनका मुख्य सेंटर हुआ करता था। इधर साइड जो है वो क्या होता था, ये आपका बंबई वाला जो इलाका है ये मुख्य सेंटर हुआ करता था। अब आपके विदेश में, यूरोप में बैठी है कंपनी, ठीक है, कंपनी के मतलब हेड बैठे हुए हैं और इनको 3 एरिया जो है वो हैंडल करना है। तो वो मेन 3 लोग भेजते थे। एक बंबई का जो है उसको गवर्नर बना के भेजते थे, एक मद्रास का गवर्नर होता था और एक आपके बंगाल वाले इलाके का गवर्नर होता था। अब आपको भी पता है कि इस वाले इलाके में एरिया बढ़ गया है, कंट्रोल वाला, ठीक है, यहाँ पे पैसा भी ज्यादा मिलने लग गया है। तो ये जो आपका गवर्नर रहेगा, ठीक है, तो अब उसका नाम हम क्या रख देंगे, इसके बाद हम उसको बोलने लग जाएंगे आपके बंगाल का गवर्नर जनरल बोलने लग जाएंगे, गवर्नर जनरल बोलने लग जाएंगे। और ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, अब सीधी बात है गवर्नर से ऊपर है गवर्नर जनरल, तो यहां पे जो गवर्नर जनरल होगा ये आपका बंबई और मद्रास वाले जो है इसके अंडर में काम करने लग जाएंगे। शुरुआती दौर में तीनों अपने अपने इलाके देख रहे थे। मान लीजिए यहाँ पे मद्रास पे कोई हमला करता था तो यहाँ से वो अपनी आर्मी भेजता था। तीनों गवर्नर अपने अपने इलाके का देखभाल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पावर बढ़ने लग जाती है किसकी, आपके बंगाल वाले इलाके की, इसीलिए बंगाल के गवर्नर को ही हम गवर्नर जनरल बनाते हैं, जिसके अंडर में मद्रास और बंबई दोनों काम करते हैं। क्योंकि ये था कि भाई पैसे सबसे ज्यादा ये कमा के दे रहा है, तो उसी की बात सुनेंगे सारे के सारे। इसीलिए आप देखेंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही आगे चलकर भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। भारत मतलब जितना भी भारत का इलाका जो अंग्रेज कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पे आपको एक नाम मिलेगा गवर्नर, एक मिलेगा फिर आपको गवर्नर जनरल, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल। तो ये समझिएगा 1857 की क्रांति के बाद फिर आपको एक वायसराय शब्द मिलेगा। हम उसको देखेंगे कि वायसराय शब्द जो है वो क्या बताता है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, गवर्नर बना, उसके बाद बंगाल वाले को हमने गवर्नर जनरल बोला, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को ही हमने भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत का गवर्नर जनरल होने का मतलब था भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। इसका ये मतलब है कि भारत के जिस जिस इलाके में अंग्रेज कंट्रोल कर रही है, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, यहाँ का इलाका, वो पूरा जो है उस पे गवर्नर जनरल रूल करेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं होता था कि गवर्नर जनरल हमने बना दी तो अकेले डिसीजन ले रहा है, नहीं, एक हम टीम बना के रखते थे उसकी सहायता के लिए। जैसे आज आप प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं, उनकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। सेम ऐसे ही उस टाइम पे भी आपका जो ये गवर्नर जनरल है उसकी सहायता के लिए लोग रखे जाते थे, ठीक है। यूरोपीय सारे यूरोपीय होते थे, ये भी आपको पता है, क्योंकि अंग्रेज किसी भारतीय को तो आने नहीं देंगे। बहुत बाद में ऐसा होता है कि फिर भारत भी उस जैसे हमारे आज के टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उस टाइम पे वो जो कमिटी होती थी गवर्नर जनरल की, उसमें शामिल होना चालू होते हैं। शुरू में सिर्फ यूरोपीय आपके रहेंगे, ठीक है। ये आपके 3 शब्द हो गए। पहला जो आपका चालू होगा वो होगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो होता है, अब इसके टाइम पे आप देख रहे हैं 1757। अब ये 1757 जो है ये कब होगा, ये आपका प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी के युद्ध में क्या कर लेते हैं, ये बंगाल पे इनडायरेक्ट कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। मीर जाफर को नियुक्त करते हैं। फिर ये क्या लेकर आता है, द्वैध शासन लेकर आता है। याद रखिएगा, रिलेट क्यों करना है आपको द्वैध शासन को प्लासी के युद्ध से, क्योंकि पहला युद्ध जैसे ही बड़ा युद्ध जीतेंगे आपके अंग्रेज, तो उनको एक एरिया मिलेगा जहां पे डायरेक्ट कंट्रोल होगा। अब वो ये नहीं चाहेंगे कि हम रूल और रेगुलेशन वहां का देखें, लॉ बनाए या फिर वहां की कानून व्यवस्था को देखें। अगर कोई मारपीट कर रहा है, मर्डर कर रहा है, वो उनका काम नहीं है। उनका काम सिर्फ क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो उन्होंने बोला कि हम एक द्वैध प्रणाली लाते हैं, डायरकी लाते हैं। डायरकी का क्या मतलब था, 2 भागों में हमने डिवाइड कर दिया।
जो मेन आपका काम रहेगा राजस्व वसूलने वाला, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पैसे वाला जो काम रहेगा वो, उसके अलावा सैनिक संरक्षण, जो आपके यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, मिलिट्री का प्रोटेक्शन हो गया, उसके अलावा विदेशी मामले जो हो गए, फॉरेन अफेयर्स हो गए, वो कौन देखेगा? वो आपकी कंपनी देखेगी। तो यहाँ कर हो गया, सैनिक हो गया, और जो आपके विदेशी मामले हैं वो कौन देखेगा? वो आपकी देखेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मुझे नहीं लगता इसको आपको अलग से याद करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज समझ में आ रही है। जो चीजें आपकी कंपनी के लिए लाभदायक है वो उसे कंट्रोल करेगी। विदेशी मामले क्यों कंट्रोल करेगी? कि बंगाल का जैसे नवाब है आपका मीर जाफर, वो किससे दोस्ती करेगा, किससे दुश्मनी करेगा? बंगाल के ऊपर अगर पड़ोसी राजा जो है हमला कर देता है कब्जा करने के लिए, तो सीधी बात है अंग्रेजों का नुकसान होगा, क्योंकि वहां से कर कौन वसूल रहा है? अंग्रेज वसूल रहे हैं। तो इसलिए विदेशी मामले जो है उन्होंने अपने हाथ में ले लिए, हम किससे दोस्ती करेंगे, किसके ऊपर हमला करेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा यहाँ पे सैनिक संरक्षण, मतलब सीधी बात है अंग्रेज जो है आपके वहां से, आप यूरोप से क्या ला रहे थे? लोगों को ला रहे थे। कुछ यहाँ के भारतीय लोगों को भी अपनी जो सैनिक थे उसमें क्या कर रहे थे? जॉब दे रहे थे। तो इनको क्या करना था? इनको और बड़ी आर्मी बनानी थी ना। बंगाल वाला इलाका उन्होंने जीत लिया, उसको संभालने के लिए और सारे काम के लिए एक आर्मी तो चाहिए ही थी। तो सैनिक संरक्षण भी उन्होंने क्या ले लिया? अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। उसके अलावा इन तीनों चीजों के अलावा जो भी काम बचता है ना, रोजमर्रा के जो भी काम है, कोई अगर दिक्कत हो रही है शासन में, वो सब कौन देखेगा? वो आपका देखेगा नवाब, ठीक है, वो आपका देखेगा नवाब। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको द्वैध बोलते हैं। द्वैध में आपको दो समझ में आ रहा है ना, दो अलग अलग चीजें हमने बांट दी। मेन जो काम है पैसे से रिलेटेड हो गया, विदेशी मामलों से रिलेटेड हो गया, फॉरेन अफेयर्स किसने ले लिया? आपकी कंपनी ने। उसके अलावा जो दूसरा काम है कि आप भैया डेली कानून व्यवस्था संभालेंगे, वो किसको दे दिया? नवाब को। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? द्वैध, डायarchy बोल रहे हैं, ठीक है, डायarchy सिस्टम इन बंगाल। और बंगाल क्यों? अब ये बंगाल में ही क्यों? क्योंकि सीधी बात है बंगाल वाला इलाका ही वो जीते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी आपको याद करने में दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। प्लासी के युद्ध से चालू करेंगे। प्लासी के युद्ध के बाद एक इलाके पे कंट्रोल कर लिया है, अब क्या करना है? उन्हें पैसे वसूलने हैं। तो कर व्यवस्था, विदेशी प्रणाली, विदेशी जो आपके मामले हैं, उसके अलावा सैनिक संरक्षण वो अपने हाथ में लिया। उसके अलावा जितना भी है कार्यभार दे दिया नवाब को कि तुम देखोगे। लेकिन हाँ, इन्होंने साथ में क्या किया? यहाँ पे बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान दो जो है उप दीवान यहाँ पे अपॉइंट किए। इन्होंने अपने दो आदमी भी अपॉइंट किए। बंगाल के लिए जो नाम है वो है मोहम्मद रजा, और जो बिहार के लिए है उसका नाम है राजा शिताब राय। तो यहाँ पे शिताब को आप क्या कर सकते हैं? मतलब शिताब राय को आप कर सकते हैं किताब। बिहार वाले को किताब पढ़ना बहुत पसंद था। क्लाइव ने जिस उप दीवान को बिहार में अपॉइंट किया था उसको किताब पढ़ना बहुत पसंद था। तो बिहार वाला थोड़ा किताबी, वैसे भी बिहारी किताबी कीड़े होते हैं तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। बिहार वाला क्या था? थोड़ा किताबी था, शिताबी, उससे याद रखेंगे। और जो आपका मोहम्मद रजा था, ठीक है, रजा कहाँ का था? रजा था बंगाल का, ठीक है। तो क्लाइव ने अपने दो आदमी भी अपॉइंट कर दिए कि भाई तुम संभालोगे सारी चीजें, ठीक है। उसके अलावा आपको भी पता है 1765 में जब आपका 64 में बक्सर का युद्ध होगा, 65 में होगी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में सबसे मेन काम होता है वो होता है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करना और उनको क्या करना? कंपनी के संरक्षण में ले लेना। कंपनी के संरक्षण में लेने का इनडायरेक्ट मतलब है कि अब जो भी डिसीजन शाह आलम लेगा कंपनी उसमें बताएगी कि ये तुम डिसीजन ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हो। सेम आज के टाइम पे आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। राष्ट्रपति को दिखाया जाता है कि वो हेड है, लेकिन चलती किसकी है? फाइनल डिसीजन कौन लेता है? आपके मोदी जी। सेम ऐसे ही हमारे शाह आलम को दिखाया गया कि वो मुगल सम्राट हैं, लेकिन कंपनी के संरक्षण का मतलब है कि कंपनी बताएगी आपको क्या करना है। तो यहाँ पे पहली चीज जो आती है प्लासी के युद्ध के बाद वो सबसे इंपॉर्टेंट है डायarchy, जिसको हम द्वैध शासन बोलते हैं। क्लाइव लेकर आता है। इलाहाबाद की संधि के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। दो उप दीवान, रजा जो होता है बंगाल वाले इलाके में, हर चीज में वो रजामंदी दे देता है अपनी, तो उसको बंगाल में। किताबी कीड़े को हमने बिहार में अपॉइंट किया, ठीक है। आपके जो शाह आलम द्वितीय थे वो कंपनी के संरक्षण में आ गए, ठीक है। इतना आपका याद हुआ। 65 में होती है इलाहाबाद की संधि, क्योंकि 64 में युद्ध होगा, 65 में आपकी संधि होगी, सब हार जाएंगे जब, तो ठीक है।
फिर क्या आता है, यहाँ पे आता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, ये सारी चीजें आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट कैसे रिलेटेड है। यहाँ पे हमने क्लाइव के बारे में मेन चीज पढ़ ली, ठीक है। ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, कंपनी के प्रॉफिट के लिए हमेशा गवर्नर जनरल आपका काम करेगा। अब यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट क्या है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे क्या है, जब आपकी कंपनी कब बनी है, 1600 में बनी है, ठीक है। आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है 1600 में। अब यहाँ पे 1600 से करते करते 1700 तक पहुंच गए हैं हम, 100 साल ऐसे चले गए, ठीक है। व्यापार बढ़िया चल रहा है, तेजी से बढ़ा है। फिर आता है आपका 1757, 50-60 साल बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे होगा प्लासी का युद्ध, जब एक बड़े इलाके में इनका क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा, और काफी ज्यादा इनको क्या मिलेगा, यहाँ पे पैसा मिलेगा। फिर होता है आपका 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जैसे ही होगा तो ये डायरेक्ट क्या करने लग जाएंगे, यहाँ पे ये 1764 में इनको दीवानी प्राप्त हो जाएगी 3 बड़े बड़े इलाके की। मतलब यहाँ पे ये टैक्स वसूलने लग जाएंगे। याद रखिएगा, दीवानी मतलब रेवेन्यू, हम टैक्स की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे टैक्स वसूलने लग जाएंगे। वो भी कहाँ कहाँ की, आपके बंगाल वाले इलाके की, बिहार वाले इलाके की और उड़ीसा वाले इलाके की। आपको मैप याद है अगर, तो ये आपके तीनों आसपास वाले ही इलाके हैं, ठीक है। वैसे भी भारत का मैप आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया भी है शुरू में, वो भी आप ज्योग्राफी वाले पोर्शन में देख सकते हैं। तो जैसे ही इस इलाके में आ गई, तो अब यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट है ब्रिटेन की, याद रखिएगा यहाँ पे हम अब किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की जो सरकार है, ब्रिटेन की जो सरकार है। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को किससे कंपेयर करते हुए चलना है, रिलायंस से, ठीक है। अब देख रही है यार, मोदी जी ने देखा कि अंबानी जी बड़ा पैसा कमा रहे हैं युगांडा में टैक्स वसूलने लग गए, युगांडा में बहुत सारा उनको व्यापार में लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रिटेन सरकार को क्या लगने लग गया कि भाई हमें उसका ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, या हमें ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए, हम देखें कि उसका काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, है ना। आप भारत जैसे बड़े देश में गए, आप वहां कब्जा कर रहे हो, आप वहां पे टैक्स वसूल रहे हो, थोड़ा कंट्रोल तो हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ कंपनी जैसे रिलायंस है, यहाँ पे ब्रिटेन सरकार को टाटा ने, मान लो यहाँ पे रिलायंस काफी लाभ कमा रही है, तो दूसरी कंपनी टाटा ने यहाँ पे चुगली कर दी कि भाई थोड़ा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा रिलायंस पे, युगांडा में बहुत लाभ कमा रही है। सेम ऐसे ही उस टाइम पे होता है, दूसरे जो आपकी कंपनी वाले थे उन्होंने ब्रिटेन सरकार को बोला कि भाई थोड़ा सा कंट्रोल उस पे करो तुम कंपनी पे। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ये भी याद रखिएगा, पहला 1773 में आता है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला ही आपका एक्ट आता है। अच्छा, इसमें एक्ट जो लिखा हुआ है, जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं आपका जीएसटी एक्ट आया, एक्ट सेम ऐसे ही ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, संसद है, वहां से पास किया जाता था। अब रिलायंस जैसे यहाँ पे है, कुछ कहीं पे भी वो करेगी, भारत सरकार से परमिशन लेगी। भारत सरकार परमिशन उसको कैसे देगी, एक्ट पास करके देगी, है ना, कि आप कुछ भी नया अगर करने जा रहे हो तो ठीक है, उसके लिए हम कानून बना देते हैं। सेम वैसे ही आपके 1700 के टाइम पे ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, एक्ट पास किया और बताया कि ठीक है आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जो एक्ट आता है वो होता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईयर जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईयर आपका इंपॉर्टेंट है, 1773 में आता है। अब यहाँ पे 1773 में ये बंगाल का जो आपका गवर्नर रहता है उसको अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी से जितने भी अंग्रेजी क्षेत्र थे आपके, उसका गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका कार्यकाल भी हमने कह दिया 5 साल। और मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे इसके अधीन आ गए। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया कि मद्रास और बंबई के गवर्नर जो थे बंगाल वाले, सब सेम पोजीशन में थे, सबके पास सेम पावर थी। लेकिन जैसे ही पहला एक्ट आता है जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, क्योंकि रेगुलेट करना था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब आएगा तो यहां पे क्या होगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो हेड हो जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये सारा आप यहां पे मैं आपको बताऊं, ये जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल है, ठीक है, बंगाल का जो आपका गवर्नर था उसके बराबर ही पावर पहले किसकी हुआ करती थी, मद्रास वाले की, और उसके बराबर हुआ करती थी बंबई वाले की। लेकिन जब आपका 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है तो आपका बंगाल का जो गवर्नर है
गवर्नर, वो गवर्नर जनरल बन जाता है और इसके अंडर में आपका मद्रास का जो गवर्नर है और जो आपका बंबई वाला गवर्नर है वो क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, इतना समझ आया। ये आपका 73 के बाद होता है। यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि आपके मद्रास का जो गवर्नर है और बॉम्बे का जो गवर्नर है वो उसके अंडर में काम करने लग जाते हैं। और जो पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है वो कौन सा बनाया जाता है, उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। और ये आपको बहुत सारे ही एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये आपका बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग याद कैसे कर सकते हैं, हेस्टिंग को तो आप एक तो होस्ट से भी याद रख सकते हैं, है ना, होस्ट करना, जैसे हम पार्टी होस्ट करते हैं वो भी कर सकते हैं, या यहाँ पे वारंट से भी कर सकते हैं, वारंट निकलवा लेता है। बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो वारंट निकलवाता है सबके खिलाफ। अब उस वारंट से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। वारंट निकलवाता है, वैसे होस्टिंग जो है इंग्लिश शब्द है, हिंदी मीडियम वाले चाहें तो वारंट से भी याद कर सकते हैं। ये हमारे सुंदर से वॉरेन हेस्टिंग जी आपको दिख ही रहा है, और इनके आपको दिख रहा है बाल कम है, इसीलिए शायद वो नकली बाल लगा के ये लोग घूमते थे ज्यादा। यहां पे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। पहला तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो 1773 में आया है, उसी से क्या हुआ है, हमारा बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है और वो हेड हो जाता है सबका, मद्रास और बंबई का भी हेड हो जाता है। ठीक है, हमने बंगाल वाले को ही क्यों बनाया, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि उसी वाले इलाके को हमने क्या किया, कंट्रोल किया। उसी वाले से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा था और इलाका भी वो ज्यादा बड़ा हो गया था, तो हमने उसको ही मेन हेड बना दिया। ठीक है, ये हो गया आपका प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग जो है, याद रखिएगा, यहां 1774 से 85 तक रहते हैं, 11 साल रहते हैं। बहुत बड़ी बात है, 11 साल भारत के इलाके को क्या करना, पूरा का पूरा मैनेज करना। और इन 11 सालों में ये काफी ज्यादा काम करते हैं। ये राजस्व से रिलेटेड भी काम करते हैं बहुत सारे। अब सीधी बात है, आपके पास पावर है तो आप बहुत सारे बदलाव करोगे, देखोगे कि फायदा किस में ज्यादा हो रहा है ना। और आप फायदा पे क्यों फोकस कर रहे हो, क्योंकि आप एक कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्व पे फोकस किया जाएगा। उसके अलावा जो आपकी सैनिक व्यवस्था है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। उसके अलावा जो आपका न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे वॉरेन हेस्टिंग जी ने काफी काम किए हैं, इंपॉर्टेंट है, तो हमें सारे उनके बारे में सारी चीजें पढ़नी है। वॉरेन हेस्टिंग जी काफी ज्यादा मेहनती इंसान थे। शुरू करते हैं बहुत ही छोटे लेवल से और बढ़ते बढ़ते आप देख रहे हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। वारंट, भारत आपके बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो हमेशा वारंट जारी करता था सबके खिलाफ। तो वॉरेन हेस्टिंग हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने, जो आपका कोषागार है, मतलब जो आपका ट्रेजरी है, नेशनल ट्रेजरी, यहाँ पे स्टेट ट्रेजरी है, उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जो है वो शिफ्ट कर दिया। अब इनके टाइम पे क्या हुआ कि कलकत्ता को मेन आपका लोकेशन बनाने लग गए वॉरेन हेस्टिंग जी। वॉरेन हेस्टिंग जी को लगा नहीं, मुर्शिदाबाद नहीं, कलकत्ता को हम क्या बनाएंगे, अपनी मेन लोकेशन बनाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले तो जो आपका कोषागार था, ट्रेजरी थी, उसको शिफ्ट कर दिया, कलकत्ता को आपकी क्या बना दी, कैपिटल बना दी। उसके अलावा 1772 में, यहां से आप देख सकते हैं 74 से 85, तो सेम इनके टाइम पे क्या चल रहा होता है, मतलब इनके जस्ट आने के पहले ही 74 वगैरह में तो गवर्नर जनरल बनते हैं, है ना, 73 के एक्ट के बाद। उसके पहले ही क्या होता है, यहां पे चालू हो जाता है, ये प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतें स्टैब्लिश करते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि सबसे मेन बात तो ये हो गई कि फौजदारी मतलब क्रिमिनल और दीवानी मतलब सिविल कोर्ट। अब दोनों में अंतर क्या है ये समझ लेते हैं। सॉरी, आपको भी पता है आज के टाइम पे भी जो हमारी कोर्ट्स होती हैं वो मेनली दो भागों में डिवाइड होती हैं। एक होती है आपकी फौजदारी जो कि पढ़ने में काफी कठिन लगता है, मेनली उसका नाम है क्रिमिनल। तो आपको भी पता है एक क्रिमिनल कोर्ट होती है और एक होती है दीवानी मतलब यहाँ पे सिविल। और सिंपल सी बात है, एक आपकी जो सिविल कोर्ट हो गई, आपको भी पता है वहां पे मान लीजिए किसी भूमि से रिलेटेड कोई विवाद है और डाइवोर्स वगैरह का, जो ऐसे आपके सिविल मामले हैं वो कहाँ जाएंगे, दीवानी कोर्ट में जाएंगे। और जो क्रिमिनल मामले हैं, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, हत्या करने की कोशिश की, जो भी है वो सब किस में जाएगा, आपके
क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा, फौजदारी में जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग जी बंगाल के गवर्नर पहले से थे, है ना, फिर उसके बाद उन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, प्रत्येक जिले में, याद रखिएगा इनके टाइम पे प्रत्येक जिले में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, जिले में वो कोर्ट एस्टेब्लिश करते हैं। मैंने बताया ना उन्होंने न्याय प्रणाली में चेंज किया था। तो न्याय प्रणाली में उन्होंने चेंज क्या किया था, सबसे पहले तो कि उन्होंने कोर्ट एस्टेब्लिश किए प्रत्येक जिले में। एक आपका फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट हो गया, एक आपका हो गया दीवानी सिविल कोर्ट। अब जो आपका सिविल वाला है, सिविल कोर्ट, उसको मेन कौन ध्यान दे रहा है, कलेक्टर ध्यान दे रहा है। अच्छा, जो भी ऊपर सबसे हाईएस्ट पोस्ट हुआ करती थी वो हमेशा यूरोपीय लोगों को ही दी जाती है थी। आपको भी पता है कि भारतीय जो है वो नीचे लेवल पे काम करते थे, क्लर्क वगैरह के लेवल पे, मुंशी हो गए, इन सब के लेवल पे भारतीयों को अपॉइंट किया जाता था, हाई लेवल पे नहीं किया जाता था, है ना, बहुत बाद में फिर अपॉइंट करना चालू किया है। तो सिविल कोर्ट जो है, सिविल में भी सिविल के मामले कौन देख रहा है, तो यहाँ पे कलेक्टर जो है वो सिविल मामले देख रहा है। मतलब कलेक्टर सीधे यहाँ पे न्याय देने का काम करता था सिविल मामलों में, कि अगर कोई भूमि किसी के अंडर में आ गई या कुछ भी है तो वो सब कौन देखेगा, कलेक्टर देखेगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जिले वाले जो आपके कोर्ट थे, जैसे आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसके ऊपर फिर आपका कौन सा होता है, हाई कोर्ट होता है। तो इनके भी ऊपर एक जो कोर्ट होता था उसको सदर दीवानी कोर्ट बोलते थे, सदर दीवानी न्यायालय। सदर, यहां पे याद रखिएगा जिले के ऊपर जो होगा उसका नाम था सदर दीवानी न्यायालय। और ये कहां पे हुआ करता था, तो ये आपके कलकत्ता वाले इलाके में, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे आपका हाई कोर्ट होता है, सेम वैसे ही जिले में भी आपके कोर्ट थे, और उसके ऊपर अगर आपको अपील करनी हो तो सदर न्यायालय में जा सकते थे। तो यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो गई, अगर कलेक्टर का कुछ नहीं समझ में आया आपको रिजल्ट, तो आप सदर न्यायालय में, सदर दीवानी न्यायालय में जा सकते थे। दूसरा था आपका फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट। अच्छा, जो आपके सिविल कोर्ट में जो मामले आते थे तो उनका कानून जो है उस टाइम पे सीआरपीसी आईपीसी तो बना नहीं हुआ था, वो तो अंग्रेजों ने बाद में बनाया है। तो यहाँ पे डिसीजन कैसे लेता था कलेक्टर, तो जो आपके हिंदू लोग आते थे, जो आपके हिंदू लोग आते थे उनके लिए हिंदू जितने भी नियम होते थे उन पर ही रिजल्ट मतलब घोषित किया जाता था। और अगर मुस्लिम लोग आते थे तो उस टाइम पे जो भी मुस्लिम कानून चल रहे थे, मुस्लिम नियम चल रहे थे, उनके आधार पर क्या लिया जाता था, डिसीजन लिया जाता था। याद रखिएगा ये सिविल कोर्ट की मैं बात कर रही हूँ। दीवानी मामलों में अगर कोई हिंदू आ रहा है कोर्ट में तो हम हिंदू नियम के हिसाब से उसको डिसीजन सुनाएंगे। जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे भी आप देख रहे हैं ना कि अगर डाइवोर्स का केस आता है तो हिंदुओं के लिए अलग कानून होता है, मुस्लिम्स का डाइवोर्स का केस आएगा तो मुस्लिमों के लिए अलग कानून होगा। सेम ऐसे ही अंग्रेजों ने भी शुरू में सोचा कि उंगली ज्यादा नहीं करते हैं, दीवानी मामले जो है हिंदू आ रहे हैं तो हिंदू कानून के हिसाब से हम डील करेंगे, अगर मुस्लिम आ रहा है तो मुस्लिम कानून के हिसाब से हम डील करेंगे। लेकिन जब आती है बात फौजदारी की, क्रिमिनल यहाँ पे कोर्ट की बात आती है, तो जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी या हत्या करने की कोशिश की, चाकू मार दिया, जो भी है, तो क्रिमिनल कोर्ट के मामले में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कानून पर ही फोकस करते हैं। मुस्लिम कानून मतलब हिंदू भी आएगा तो भी उसको सजा मुस्लिम कानून के हिसाब से देंगे, मुस्लिम आएगा तो देंगे ही। और मुस्लिम कानून में यहाँ पे फिर हम क्या करते थे, याद रखिएगा, यहाँ पे हम जितने भी आपके मुस्लिम थे, जैसे आपका यहाँ पे हो गया काजी, है ना, हम काजी को यहाँ पे रखते थे, उसके अलावा उनकी हेल्प के लिए काफी सारे लोगों को रखते थे। तो क्रिमिनल कोर्ट में आपके जो होते थे न्याय देने वाले, वो कौन होते थे, मुस्लिम बैकग्राउंड से रिलेटेड, काजी हो गया, मुफ्ती हो गया, तो इन लोगों को हम इसमें रखते थे। ठीक है, यही सारी चीजें आपको कहां पे, यहां पे लिखी हुई फिर मिल जाएंगी। फौजदारी अदालत जो है आपका, उसमें भारतीय अधिकारी ही होता था। और हम क्रिमिनल में भारतीय अधिकारी क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आपके क्रिमिनल कोर्ट जैसे हम पहले सजा दे रहे थे, अंग्रेजों ने सोचा वैसे ही हम सजा अभी भी देते हैं, तो भारतीय अधिकारी रखते थे। दीवानी के लिए हम क्या रखते थे, हमने कलेक्टर अपॉइंट कर रखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा सिविल कोर्ट के लिए जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता था वो कलेक्टर होता था। लेकिन इसके ऊपर अगर आपको जाना है तो फिर आप जो सदर दीवानी न्यायालय था वहां पे जा सकते हैं अपील करने के लिए। ठीक है,
और सेम ऐसे ही जिले जो आपके फौजदारी अदालत थी क्रिमिनल वाले थे, उसके ऊपर भी आप फिर सदर फौजदारी जो थी कलकत्ता वाली, वहां जा सकते थे। इसमें हमने बताया कि यहाँ पे जो आपका दीवानी मामला है उसके हिंदू के हिसाब से हिंदू न्याय चलेगा, मुस्लिम के हिसाब से मुस्लिम न्याय चलेगा। लेकिन जब हम फौजदारी की बात करेंगे, क्रिमिनल की बात करेंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कानून चलता था। ठीक है, अब मुस्लिम कानून चलता था तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भारतीय अधिकारी था, उसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती होता था और एक काजी होता था। ठीक है, तो क्योंकि हम मुस्लिम कानून लेके चल रहे हैं इसलिए हमें मुफ्ती और काजी को अपॉइंट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, है ना, आपको रीजन पता है। तो अगर आता है कभी भी ऑप्शन में कि फौजदारी में क्रिमिनल कोर्ट में किसका कानून माना जाता था, तो आप बता सकते हैं किसका माना जाता था, मुस्लिम कानून माना जाता था। इसीलिए यहाँ पे जो आपके ऑफिसर होते थे वो कौन होते थे, काजी होता था, मुफ्ती होता था। ठीक है, उसके बाद कलकत्ता में हमने क्या कर रखा था, एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत बना रखी थी। जैसे हमने हाई कोर्ट ऊपर बना दिया, जिलों में हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना दिए, उसके ऊपर हाई कोर्ट बना दिया। पहले भी सेम यही चल रहा था। आपके वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, जिलों में अदालतें बना दी, उसके ऊपर आपने कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और सदर फौजदारी अदालत, एक सिविल के लिए एक क्रिमिनल के लिए बना दी। यहाँ पे जो आपका सदर अदालत था दीवानी वाला, उसका जो मुख्य होता था वो कलकत्ता काउंसिल का सभापति होता था। मतलब यहाँ पे कौन हो गया, चेयरमैन ऑफ कलकत्ता काउंसिल, और साथ ही साथ में उसकी हेल्प के लिए भी लोग होते थे। ठीक है, यहाँ पे 2 मेंबर भी होते थे इसके जो आपके काउंसिल के होंगे। तो याद रखिएगा काउंसिल, कलकत्ता काउंसिल का चेयरमैन ही क्या होता था, दीवानी, जो आपके यहाँ पे सिविल को मामले होते थे उनको देखता था। दूसरी ओर अगर हम फौजदारी अदालतों की बात करते, आपके क्रिमिनल कोर्ट में कौन हेड होता था, तो इसमें आपके एक नाइब निजाम करके व्यक्ति होता था, एक मुख्य काजी होता था, मुफ्ती होता था और 3 मौलवी होते थे। मतलब पूरे जितने आपके मुस्लिम लोग हैं उनको अपॉइंट किया जाता था। इतने सारे लोग मिलकर क्रिमिनल कोर्ट में क्या करते थे, सजा सुनाते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा मुस्लिम आपके क्रिमिनल कोर्ट वाले में, दीवानी वाले में आपके हिंदू के लिए हिंदू कानून, मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून चलेगा। फिर यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, हिंदू के संबंध में हिंदू, मुस्लिम के संबंध में मुस्लिम कानून चलता था। फौजदारी में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कानून लागू होता था। इसीलिए आपके जो यहाँ पे मुख्य लोग दिख रहे हैं जो कि न्याय देंगे, वो कौन दिख रहा है, काजी दिख रहा है, मुफ्ती दिख रहा है, मौलवी दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपके मुस्लिम कानून यहाँ पे चलता था। ये जो है अभी हमारा जो हेस्टिंग वाला पोर्शन, याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग ने यहाँ पे बहुत सारे क्या किए हैं, बदलाव किए थे। अभी हमने जो बदलाव देखा है वो किससे संबंधित था, न्यायिक प्रणाली से संबंधित, न्यायिक प्रणाली से संबंधित। पहले हमने रॉबर्ट क्लाइव की बात की। रॉबर्ट क्लाइव ने जो मेन काम किया पहला तो ये था कि उसने द्वैध प्रणाली स्टार्ट की। और द्वैध प्रणाली क्यों स्टार्ट की, क्योंकि उसको कानून व्यवस्था नहीं देखनी थी, उसको सिर्फ कर वसूल करना था। तो उसने बोला कि भाई कर वाला काम हम देख लेंगे, विदेशी मामले हम देख लेंगे, सैनिक मामले हम देख लेंगे, तुम बस अपना कानून संभालो। ठीक है, दूसरा जो होता है इनके टाइम पे, जब आपका इलाहाबाद की संधि हो जाएगी, आपका शाह आलम द्वितीय इनके संरक्षण में आ जाएगा, तो ये क्या करेंगे, 2 उप दीवान यहाँ पे अपॉइंट कर देंगे बिहार और बंगाल के लिए। बंगाल वाला आपका कौन सा था, बंगाल वाले का नाम था रजा, हर चीज में रजा, मतलब उसकी रजामंदी होती थी। बिहार वाले का हमने क्या बताया था, शिताब, किताबी कीड़ा था उसको, शिताब। ठीक है, शिताब राय था। यहां पे जब हम बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग की, तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, पहले जिलों में, प्रत्येक जिले में क्या किया, एक आपकी दीवानी रहेगी अदालत अपॉइंट कर दी, बना दी, एक आपकी फौजदारी मतलब क्रिमिनल कोर्ट यहाँ पे बना दिया। फिर आपका एक सदर बना दिया, सदर अदालत, सदर यहाँ पे एक दीवानी अदालत थी और एक आपकी सदर फौजदारी अदालत थी। ठीक है, और ये थी कहां, तो ये आपकी कलकत्ता में बना दी। कलकत्ता को इन्होंने क्या बना दिया, यहाँ पे कैपिटल बना दिया। और कलकत्ता में जो आपकी ट्रेजरी है, स्टेट ट्रेजरी, उसको भी मुर्शिदाबाद से शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका दीवानी वाला है, दीवानी वाला कौन देखेगा, हिंदू के लिए हिंदू, मुस्लिम के लिए मुस्लिम, लेकिन चेयरपर्सन कौन होता था या मुख्य कौन होता था जो डिसीजन लेता था, तो यहाँ पे जिले वाले में आपका कलेक्टर होता था, कलेक्टर जो डिसीजन लेता था। और जो आपका सदर वाले में था वहां पे सभापति, जो आपका काउंसिल है, कलकत्ता काउंसिल का चेयरमैन होता था, वो डिसीजन लेता था 2 और व्यक्तियों के साथ।
फौजदारी के मामले में यहाँ पे आपका काजी था, मुफ्ती था, ठीक है, भारतीय अधिकारी था। सेम यहीं पे आपका काजी था, मुफ्ती था, मौलवी था, ये सारे यहाँ पे कलकत्ता में फौजदारी, सदर फौजदारी अदालत में डिसीजन लेते थे, ठीक है। इसके आगे हम क्या कंटिन्यू करेंगे, जो अलग अलग वॉरेन हेस्टिंग ने बदलाव किए थे, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कॉल, मैसेज, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी की सारी याद रखिएगा, आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम में, ठीक है, ब्राह्मी एकेडमी के टेलीग्राम में। आप जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पुराने जितने हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं वो वहां पे अपलोडेड है पीडीएफ। आप पिन वाले पोर्शन में जाएंगे तो आपको वहां मिल जाएगी। जितने आगे हम करते जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो भी आपका पोर्शन रहेगा उसको सब पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे और जल्दी से जल्दी आपका सारा का सारा लूसेंट कंप्लीट करेंगे यूट्यूब पर ही। बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। ऑल द बेस्ट।